हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 के इतिहास का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज इस अध्याय का ये अंतिम वीडियो है। इसमें आज हम देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। आज का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, और दूसरा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद टॉपिक। इन दो टॉपिक के ऊपर आज देखेंगे और इसी के साथ इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। ये जो दिया गया है पहला, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जर्मनी इटली का एकीकरण देखा। आज हम इसमें देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो यहां देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है, ये कह क्या रहा है? राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसमें दिया है कि कोई भी देश हो, वहां पर उस देश को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया जाता है। यानी कोई भी देश हो या राष्ट्र हो, उसको एक महिला की आकृति, जिसे रूपक कहते हैं, के रूप में चित्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है ये चित्रित? देश की पहचान के रूप में। कोई भी देश हो, उस देश को एक चित्र के माध्यम से, यानी हम किसी व्यक्ति को, अगर हमें किसी शासक को जो है अगर दिखाना हो तो हम चित्र या मूर्ति की मदद से उसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की बात की जाए, राष्ट्र को किस प्रकार हम व्यक्त करें, एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखेंगे ये रूपक क्या होता है। यहाँ आया है ना कि राष्ट्र को महिला की आकृति रूपक के रूप में चित्रित किया गया। तो रूपक होता है जब किसी अमूर्त विचार, जिसकी कोई मूर्त न हो, जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को, जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए उसको इंगित करते हैं, उसको दिखाते हैं, शो करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? रूपक कहते हैं। जैसे हमारे देश भारत में भारत माता बताया गया है कि भारत माता की हमें सम्मान करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एकता की भावना, सामूहिक पहचान की भावना जिससे व्यक्त होती है। तो उसी प्रकार यूरोप के जितने भी देश हैं वहां पर भी इस रूपक का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को नारी रूप में प्रस्तुत किया। यानी इसके पहले जब फ्रांसीसी क्रांति में, उसमें जो है, जब क्रांतिकारियों ने क्या किया था फ्रांसीसी क्रांति में, कि अपने विचार को, गणतंत्र जैसे विचार में, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचार को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद फ्रांस की महिला रूप को मारियान नाम दिया गया। इसी प्रकार फ्रांस का जो एक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का जो प्रतीक है, वो क्या नाम दिया गया? उसको मारियान के नाम से उसे चित्रित किया गया। उसका रूपक क्या है? मारियान। उसकी विशेषताएं जो हैं स्वतंत्रता और गणराज्य से ली गई है, जिसमें लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि ली गई हैं। इसके बाद मारियान की प्रतिमाएं, जब ये प्रतिमा इसकी बनकर तैयार हो गया, तो इसकी प्रतिमाओं को चौराहों पर लगा दिया गया, जिससे लोग उसको देखें तो उनके अंदर भी राष्ट्र के प्रति एकता की भावना, एक सामूहिक पहचान, ये उनके अंदर, और राष्ट्र के साथ जुड़ाव, उन्हें लगे कि हम भी राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए लगाया गया। इसके बाद सिक्कों और डाक टिकटों पर भी, जो उस समय सिक्के चल रहे थे उस पर, और डाक टिकट पर भी इसकी चित्र को, जो है मारियान के जो चित्र को अंकित किया गया एक राष्ट्र प्रतीक के रूप में। इस प्रकार इसको स्थापित किया गया, जिससे ये एक राष्ट्र प्रतीक के रूप में। ये तो था फ्रांस का। इसके बाद जर्मनी का, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बनी। जर्मेनिया एक रूपक किसका बना? ये जर्मन राष्ट्र का। जर्मेनिया जो था वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट धारण करती थी। ये जो बलूत वृक्ष, ये जो है वीरता का प्रतीक है। क्यों धारण करती थी? क्योंकि वह एक वीरता का प्रतीक है। तो इस प्रकार ये राष्ट्र की दृश्य कल्पना है 18वीं और 19वीं शताब्दी में।
रूपक का प्रयोग, जो रूपक था इसका प्रयोग जो है राष्ट्रवादी भावना के विकास और उसे और मजबूत करने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो इस टॉपिक में हम देखे हैं। अब आगे जो हमारा अगला है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। यहाँ एक नया चीज आ गया है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद क्या होता है उसको हम देखते हैं। आइए, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अभी तक हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे। यहाँ एक नया टॉपिक आया है साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद में हम लोग देखे थे कि जो राष्ट्रवाद है इसको क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाता था। इसका उद्देश्य क्या होता था? जितने भी रूढ़िवादी लोग थे उनको सत्ता से हटाकर वहां पे गणतंत्र घोषित करना है, गणराज्य घोषित करना। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक जाते जाते जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह किसमें बदल गई थी? साम्राज्यवाद में बदलने लगा। साम्राज्यवाद क्या होता है? तो साम्राज्यवाद जैसे कोई भी देश हो, जब कोई देश अपनी देश की शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है? इसके लिए आर्मी की सहायता लेता है और किसी भी चीज का सहायता ले। यानी जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, तो आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करता है। इसे ही क्या कहते हैं? तब हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो ये पूरा जो है ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी किसमें बदलने लगा? साम्राज्यवाद। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यानी 1871 के बाद जो यूरोप में, इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी तनाव आ गया। यानी जितने भी राष्ट्रवादी समूह के लोग थे उनके बीच में ही क्या हो गया? तनाव आ गया। यानी वो एक दूसरे से झगड़ते थे, लड़ते रहते थे हमेशा। और इसका जो मुख्य स्रोत था, इसका तनाव का जो मेन स्रोत था वो क्या था? हमारा बाल्कन क्षेत्र, यूरोप का बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्षेत्र क्या है? तो बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया, मेसिडोनिया, बोस्निया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो ये शामिल थे। यानी इन सबको क्या बोला जाता था? बाल्कन क्षेत्र बोला जाता था। ये मेन मुद्दा इसका यहीं से था, क्योंकि जो रोमानी राष्ट्रवाद का विचार था वो जब यूरोप में फैलने लगा और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से ये जो बाल्कन क्षेत्र था इस पर पहले ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। लेकिन जब लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना आई, वो अपने आप को आजाद समझने लगे कि यानी हम आजाद हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य उनसे राष्ट्रवादी भावना जब इनके अंदर आई तो ये धीरे धीरे अपने आप को आजाद करने लगे। यानी ऑटोमन साम्राज्य से हट गए। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन जब हुआ और रोमानी राष्ट्रवाद का विचार जब फैला तो क्या हुआ कि इस क्षेत्र को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। यानी और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ। और ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि बाल्कन राज्य, जितने भी बाल्कन राज्य थे इसके अंदर एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हथियाना चाहते थे। यानी ऐसे रोमानिया हुआ, बुल्गारिया हुआ, तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। यानी हमेशा आमने सामने रहते थे, किसी न किसी बात पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनके बीच, और उस क्षेत्र को, एक दूसरे के क्षेत्र को ये अपने में मिलाना चाहते थे, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। और ये उस समय जितनी भी बड़ी शक्तियां थी, और इतना ही नहीं, यूरोपीय शक्तियों ने भी राष्ट्रवादी भावना का सहयोग लिया साम्राज्यवाद को अपने बढ़ाने के लिए। यानी साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्यवाद के लिए उन्होंने भी इसका मदद लिया। इससे क्या हुआ कि उस समय जितनी भी बड़ी शक्तियां थी, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, ये अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने में शामिल करना चाहते हैं। जितनी बड़ी शक्तियां थी उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होने लगी। जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, यानी इनके अंदर खुद प्रतिस्पर्धा होने लगी, सैनिक नौसेना को लेके या अपने क्षेत्र को लेकर किसी भी काम। ये क्या चाहते थे? सभी बाल्कन क्षेत्र को अपने अंदर शामिल करना चाहते थे, यानी अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे और दूसरे को वहां से भगा देना चाहते थे। इसके लिए क्या हुआ कि वहां पर अनेक युद्ध हुआ, और इसी के चक्कर में वहां पे अनेक युद्ध हुआ, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और अंततः क्या हुआ? इसी के जरिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और क्या हुआ? जब ये विश्व युद्ध
और यही विश्व युद्ध था कि जिसके चलते एक और यही कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई और इसी के चलते ये हमारे भारत में भी आया और जिससे हमें आजादी मिला। तो ये था हमारा टॉपिक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना भी टॉपिक है हम सब लिख कर समझाए हैं, तो उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से फिर से देखिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।